गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग काव्य मंजरी के अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ को मैं लाइव क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ, फिजिकल क्लास में भी पढ़ाया जा चुका है। कुछ बच्चे अनुपस्थित थे, इस वजह से मुझे इस पाठ का वीडियो डालना पड़ रहा है। और आप लोग इस वीडियो को देखिए, ज्ञानार्जन करिए, तब मेरे इस वीडियो को बनाने का कोई उद्देश्य होगा। अन्यथा मैं देखता हूँ कि आप लोग डाले हुए वीडियो का अवलोकन नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आपसे मेरा आग्रह है कि जिस भी विषय का वीडियो डाला जा रहा है तो आप उसे देखिए और अपनी पढ़ाई अनवरत जारी रखिए। चाहे आप फिजिकल क्लास के लिए विद्यालय आते हो न आते हो सकता है कोई मजबूरी हो। मेरा तो कहना है कि आप विद्यालय आइए। यदि आप नहीं आ पा रहे हैं, कोई मजबूरी है, तो डाले गए वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और अपना ज्ञानार्जन करिए, अपनी पढ़ाई अनवरत जारी रखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इसी क्रम में हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित कविता उद्यमी नर का अध्ययन करेंगे। तो कविता को पढ़ने से पहले दिनकर जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय यहाँ आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम दिनकर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित होते हैं। बच्चों, दिनकर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे गद्य और पद्य साहित्य के दोनों विधाओं में, गद्य में भी पद्य में भी समान रूप से लेखन कार्य किए हैं। तो आइए ऐसे महान कवि और लेखक के व्यक्तित्व और कृतित्व से हम परिचित होते हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ। कब हुआ? 30 सितंबर 1908 ईस्वी को। कहाँ हुआ? बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके भूदेव स्वर्ण पदक जीता। मैट्रिक का मतलब होता है क्लास 10। तो हो सकता है कि जिस समय ये 10वीं की परीक्षा पास किए थे, उस समय बिहार सरकार के द्वारा ऐसा कुछ नियम रहा होगा कि सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वालों को भूदेव स्वर्ण पदक दिया जाता रहा होगा। जैसे स्वर्ण पदक का मतलब होता है गोल्ड मेडल, भूदेव हो सकता है किसी का नाम, उसके नाम पर भूदेव स्वर्ण पदक उसका नाम रखा गया हो। आज भी विश्वविद्यालयों में यह परंपरा है कि जिस विषय में जो विद्यार्थी सर्वाधिक अंक हासिल करता है, तो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा उसे स्वर्ण पदक या कहें गोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है। यह परंपरा आज भी विश्वविद्यालयों में चल रही है। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके, हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके भूदेव स्वर्ण पदक जीता। तो वही जो मैं भी आपको समझाया कि आज भी विश्वविद्यालयों में यह परंपरा है कि जो विद्यार्थी जिस विषय में, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, चाहे हिस्ट्री हो, जो भी विषय हो, जिस विषय में वह सर्वाधिक अंक हासिल करता है, कोई भी विद्यार्थी, तो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा उस विद्यार्थी को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया है। यानी कहने का मतलब है कि भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। 24 अप्रैल 1974 को इनका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो गया मतलब इनकी मृत्यु हो गई। कब हो गई? 24 अप्रैल 1974। कहाँ हुई थी?
नहीं गया है, लेकिन इनकी मृत्यु जो है मद्रास में हुई थी, जिसे आजकल हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, जो तमिलनाडु की राजधानी है। मैट्रिक करते करते 10वीं की परीक्षा पास करते करते अमिताभ उपनाम से इनकी रचनाएं भी छपी। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि 10वीं पास करते करते ये अमिताभ उपनाम से लेखन कार्य भी करने लगे थे। दिनकर जी की कविता का मूल स्वर सौंदर्य, प्रेम, राष्ट्रवाद, प्रगतिशीलता, भारत के अतीत का गुणगान, प्रकृति चित्रण तथा क्रांतिकारी भावना है। क्रांतिकारी भावना से मतलब बदलाव लाने वाली सोच, बदलाव लाने वाली भावना। तो इनकी कविताओं का मूल स्वर मतलब मुख्य विषय सुंदरता है, प्रेम है, राष्ट्रवाद है, प्रगतिशीलता है, भारत के अतीत का गुणगान है। अतीत मतलब जो बीत चुका है उसको अतीत कहते हैं। यानी भारत का जो गौरवमयी इतिहास है, इसका इन्होंने अपनी कविताओं में, अपने गद्यों में इसका उन्होंने वर्णन किया है, बखान किया है, प्रशंसा किया है। प्रकृति चित्रण यानी प्रकृति का वर्णन, क्रांतिकारी भावना यानी समाज में परिवर्तन लाने वाली भावना, ये सब क्या है इनकी कविताओं का मुख्य विषय है, इनकी रचनाओं का मुख्य विषय है। दिनकर जी ने गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। कहने का मतलब यहाँ यह है कि बहुत से ऐसे लेखक हैं जो केवल गद्य के क्षेत्र में लेखन कार्य किए हैं, काव्य के क्षेत्र में नहीं किए हैं, कुछ काव्य के क्षेत्र में लेखन कार्य किए हैं, गद्य के क्षेत्र में नहीं किए हैं। लेकिन जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, जो विलक्षण प्रतिभाशाली है, वे गद्य और पद्य साहित्य की दोनों विधाओं में समान रूप से लेखन कार्य किए हैं और उनमें प्रमुख दिनकर जी हैं। दिनकर जी ने साहित्य की दोनों विधाओं में गद्य और पद्य दोनों में समान रूप से लेखन कार्य किया है और अपनी प्रतिभा से लोगों को चमत्कृत कर दिया है, प्रभावित कर दिया है। इन्होंने यात्रा से तात्पर्य यात्रा वृथा होगा। इन्होंने यात्रा, संस्मरण, आलोचना, संस्कृति, इतिहास, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी रचनाएं की है। यानी इन सारे विषयों पर भी इन्होंने लेखन कार्य किया है। कौन से विषय हैं? चाहे यात्रा हो, चाहे संस्मरण हो, चाहे आलोचना हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे इतिहास हो, चाहे धर्म और दर्शन, इन सभी क्षेत्रों में भी दिनकर जी ने लेखन कार्य किया है। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ। कहने का भाव यहाँ यह है कि इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। रेणुका, ओंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, नीलकुसुम, रश्मिरथी, द्वंद्वगीत, सीपी और संग, परशुराम की प्रतिज्ञा, चक्रवाल, हारे वो हरिनाम, ये इनकी प्रसिद्ध काव्य रचना है। किसकी? दिनकर जी की। अभी जो मैं बोला हूँ, रेणुका, ओंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, नीलकुसुम, रश्मिरथी, द्वंद्वगीत, सीपी और संग, परशुराम की प्रतीक्षा, चक्रवाल, हारे को हरिनाम, ये सब इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, ये दिनकर जी की प्रमुख गद्य रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिनकर जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, इसको मैं समझा दिया हूँ, आपको बता दिया हूँ और आपके समक्ष अच्छी तरह से इसे एक्सप्लेन कर दिया है। आइए यहाँ बोर्ड पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं लिखा हूँ, उसे एक बार लिख दिया जाए। तो दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 30 सितंबर 1908 ईस्वी। कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के मुंगेर जिले का सिमरिया गाँव। पुरस्कार ये कौन से मिले? भूदेव स्वर्ण पदक, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनके काव्य उर्वशी। प्रमुख रचनाएं रेणुका, ओंकार,
पाठ्य पुस्तक काव्यमंजरी में जो संकलित कविता है उसका शीर्षक है उद्यमी नर। उद्यमी का मतलब होता है परिश्रमी, नर का अर्थ होता है मनुष्य, इंसान। तो इस कविता में दिनकर जी ने हम सभी मनुष्यों को उद्यम करने के लिए, परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया है और यह बताया है कि जीवन में भाग्य के भरोसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वह हमारे उद्यम से, हमारे परिश्रम से ही हमें प्राप्त होता है। तो आइए कविता का अध्ययन करने से पूर्व हम लोग कविता का सस्वर वाचन करते हैं। देखिए, मैं प्रयास करता हूँ सस्वर वाचन करने का। इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर, इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर, सब हो सकते तुष्ट एक सा सब सुख पा सकते हैं, सब हो सकते तुष्ट एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मंज नहीं लाया है, अपना सुख अपने कुछ बल से ही पाया है। आगे है, प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से, ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा कर दे उद्यमी प्राणी, धोते वीर कुवंक भाल का बहादुरों से पानी। आगे बता रहे हैं कि भाग्य क्या है। भाग्यवाद आवरण पाप का और सस्त शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन से भाग दूसरे जन का, पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रत्न उगल है, उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच वह जल से, क्यों न उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल से, एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से, नर समाज का एक भाग्य है वह श्रम वह भुजबल है। बता रहा है कल कि मानव का, केवल मानव समाज का एक ही भाग्य है, वह परिश्रम है। नर समाज का एक भाग्य है वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। मेरे प्यारे बच्चों, इस कविता में दिनकर जी ने हम सभी मनुष्यों को कर्म करने के लिए प्रेरित किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कविता के भावार्थ के साथ, शब्दार्थ और भावार्थ के साथ आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होंगे।